हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 जो हुआ था उसका द्वितीय पाली 13 सितंबर 2015 जो हुआ था उसका आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पीडीएफ ले सकता है हमसे। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम सबसे पहले पहला भाग देख लेते हैं। इसमें पहला भाग क्या है? पहला भाग हो जाएगा हिंदी। अब इसके सारे 25 क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके डिटेल्ड भी देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह अगले साल आएगा डॉट डॉट डॉट, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसका डिटेल देख लेते हैं। वह अगले साल आएगा में अधिकरण कारक होगा, क्योंकि साल आएगा अर्थात अगले साल में आएगा, में विभक्ति अधिकरण कारक का है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है अगले साल आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगले साल में आएगा, तो वहाँ पे में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उदय, किसी का उदय होना, तो इसमें क्या हो जाएगा? अस्त होना। जैसे सूर्य उदय हो रहा है सुबह और शाम को अस्त हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भविष्य काल का है? इसमें कौन सा फ्यूचर टेंस या भविष्य काल का है? तो इसमें क्या हो जाएगा? भविष्य काल वाले में उसकी पहचान क्या होती है? जिसमें वाक्य के लास्ट में गा गा गी गी लगा रहेगा। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब हम भविष्य काल में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यहाँ पे गा लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस या भविष्य काल की वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे दे दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 4-5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे पहला क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बड़े खाने वाले को बहुत कम देना। जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 रोटी खा रहा है, उसे अगर 1 रोटी दोगे तो यही धारणा हो जाएगी ऊँट के मुंह में जीरा, उसको 1 रोटी पता ही नहीं चलेगी। आगे देखेंगे 5वां नंबर। अब हम देखेंगे जूते चाटना। जूते चाटना क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा खुशामद करना या किसी की चापलूसी करना। आगे देखेंगे। अब अगला देखेंगे निर्देश। प्रश्न संख्या 6-7 के वाक्यों को रिक्त स्थान की पूर्ति की। जैसे माता जी को डाट डाट कर दिया, यहाँ पे क्या भरेंगे? इसमें आशीर्वाद, प्रणाम, शुभाकांक्षा, स्नेह। इसमें क्या हो जाएगा? माता जी को हम हमेशा प्रणाम करते हैं। आगे देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथि या मेहमान। आगे देखेंगे स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा निर्मल। जैसे पानी को या स्वच्छ कहें या निर्मल कहें, दोनों एक ही बात है। आगे देखेंगे। अब निर्देश देखेंगे। प्रश्न संख्या 9-10 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य को जिस भाग में त्रुटियां हो उसे अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो इसमें हम देखेंगे मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। इसमें खरीदने नहीं होगा, खरीदना होगा। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है, तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? अपने अपने किताब, यहाँ पे बे नहीं होगा, किताब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर हो जिसमें त्रुटि है। अब अगला निर्देश देखेंगे। प्रश्न संख्या 11-12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। मतलब जैसे जो प्रमत है, प्रमत का एक अर्थ हो जाता है स्वच्छाचारी और ये दूसरा अर्थ इसमें पूछता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उन्मत्त। प्रमत का उन्मत्त एक अर्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे है कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा अर्थ सोना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें संधि विच्छेद करना है। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार। आगे देखेंगे।
और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे किसी भी वाक्य में वा या या के सामने जो है आधा अक्षर लगा हो तो वह यड़ संधि कहलाता है। यहाँ पे ये यड़ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी निर्देश दे दिया गया है, प्रश्न संख्या 14-15 में लिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब इन चारों में से जो शुद्ध है हम उसे चयन करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह महिला एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, यही बी नंबर सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे गलत हैं। आगे देखेंगे। अब इसमें भी वही सही करना है, इसमें से कौन सा सही है चारों वाक्यों में से। तो इसमें हो जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यही वही सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला देखेंगे। अब हम निर्देश देखते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 16-17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहायक। किसी की सहायता करने, जैसे आप किसी की सहायता करते हो तो वहाँ पे सिर्फ सहायक अगर बोला जाए तो भी सही होगा। आगे देखेंगे। अब देखेंगे भला चाहने वाला, भला चाहने वाला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हितैषी। ठीक है, जैसे कभी कभी झगड़े में आप सुने होंगे कि आप तो बड़ा हितैषी बन रहे हो, तो वहाँ पे वो उसकी भला चाहता है। आगे देखेंगे। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे वाक्य से भी क्लियर हो जा रहा है, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पे क्या संयोग श्रृंगार मतलब वियोग श्रृंगार, मतलब किसी के न रहने पर लोग परेशान है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार, जैसे कोई चला जाए तो उसकी याद में ये सब होता है। आगे देखेंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मतलब हिंदी वाक्य जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्यास। आगे देखेंगे। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घटा घटा दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका चाकू ही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे चाकू या चाकुएं लगा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ चाकू ही होगा। आगे देखेंगे। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आगे संख्यावाचक लगा है, त्रि लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु मतलब द्वि, या मतलब जहाँ पे प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अब यहाँ तत्सम आ गया, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द होगा वही तत्सम शब्द होगा, जैसे निकृष्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी, ये जो अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, अत्यधिक, यही ए वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। तो दोस्तों अब गणित आ गया है, अब गणित को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, और जिसको जिसको गणित सॉल्व करना हो कमेंट बॉक्स में आंसर करके PDF ले लेगा और सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सेशन देखते हैं। और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये तीसरा सेशन आ गया, ये सामान्य जानकारी का। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, भाग 3 सामान्य जानकारी। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1942 में। आगे देखेंगे। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की। आगे देखेंगे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, जो गदर क्रांति थी उसका आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला, ये चला था 1914 से 1918 तक। आगे देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरु रज्जु का मतलब स्पाइनल कार्ड का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। आगे देखेंगे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा के पास, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनको हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रसतांक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा बेलियम का प्रयोग प्रसतांक औषध के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो ये हो जाएगा केरल। मोहिनीअट्टम केरल से, ठीक है। और पोंगल जो है, पोंगल तमिलनाडु से, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा NNP-FC। यहाँ पे FC मतलब हो जाता है फैक्टर कास्ट। आगे देखेंगे। मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड के विजेता कौन था? तो ये हो जाएगा केसरीकांत। ये 2015 में जीते थे। आगे देखेंगे। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी? काबिनी, हेमवती और अमरावती। आगे देखेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह का भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये हो जाएगी बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। आगे देखेंगे। समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डाट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। आगे देखेंगे। शहरों के बाहर आर्थिक शुभ अवसर बनाने के लिए डाट मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाओं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पूरा मॉडल, PURA। पूरा का फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पे। पूरा केंद्र द्वारा संचालित एक पायलट प्रोग्राम है, जिसे 2004 में भारत के सभी राज्यों में शहरों के बाहर आर्थिक शुभ अवसर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया गया था। आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा चीन ने किया था। आगे देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डाट का प्रयोग किया जाता है। मतलब यांत्रिक जो इंजन होता है, इंजन से ऊर्जा निकाल करके विद्युत ऊर्जा या बिजली के रूप में बनाया जाए, तो इसमें किस चीज़ का काम लगेगा? तो ये हो जाएगा डायनेमो। इसका जस्ट उल्टा मोटर होता है। मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ये हो जाएगा भारत में। विश्व में दूसरे स्थान पर धान का उत्पादन भारत में होता है, जबकि सर्वाधिक धान का उत्पादन चाइना में होता है। आगे देखेंगे। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डाट को सम्मानित किया गया था। तो हो जाएगा नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाली राज्यों में से नहीं है? इसमें हो जाएगा केरल। और ये जो पांच राज्य बोले गए, इसमें एक बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एक इधर जो है
पंजाब या हरियाणा मान लिया जाए। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, देखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक ठीक, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे? तो कौन थे? बाबा रामचंद्र ये अवध क्षेत्र के कृषक आंदोलन के नेता थे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो ये हो जाएगा जिम योंग किंग। ये 2015 के आसपास थे। आगे देखेंगे। मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम जो है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कवक, फंजाई का उदाहरण है। आगे देखेंगे। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया से। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो ये हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पंचायती राज जो है राजस्थान में स्थापित की गई और उसके बाद आंध्र प्रदेश में राजस्थान के बगदरी नामक गांव में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। आगे देखेंगे। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 2.4%। मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। आगे देखेंगे। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यह पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? कलिंग की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तोसाली। कलिंग को आजकल हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये भी सेशन कंप्लीट हुआ और हम अगला सेशन देखते हैं, भाग 4, ग्रामीण विकास। तो चलिए इसके सारे देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। आगे देखेंगे। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति कहा जाता है। आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कानपुर हो जाएगा। आगे देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में डाट से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 रुपए। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे पीतल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा 75 जिलों में। आगे देखेंगे। 75 जिला तो है लेकिन लोकसभा सीटें 80 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत ... से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए से। आगे देखेंगे। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो किसने की है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। आगे देखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। और रेलवे के वर्तमान में यहाँ पे 16 लिखा गया लेकिन वर्तमान में 18 रेलवे जोन है और इसमें एक मेट्रो भी शामिल है जो कि कोलकाता मेट्रो है। आगे देखेंगे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये हो जाएगा वाराणसी को पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। आगे देखेंगे। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आगरा और कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। आपने अखबार में सुना होगा जो कानपुर में यमुना नदी है चमड़े की वजह से हमेशा गंदी रहती है। आगे देखेंगे।
इंदिरा आवास योजना IAY को एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 75:25। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार 75 देगी और 25% राज्य सरकार देती है। आगे देखेंगे भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा गिरदावरी। आगे देखेंगे एक बिस्वा एक बीघा का क्या अनुपात होता है? तो ये हो जाएगा 1/20। एक बिस्वा का एक बीघा मतलब यहाँ पे एक बीघे में 20 बिस्से होते हैं। आगे देखेंगे 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 4840 वर्ग गज के बराबर। आगे देखेंगे NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आगे देखेंगे जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये हो जाएगा 300 बिस्तर होने चाहिए। आगे देखेंगे घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये हो जाएगा भट्ठा जो है प्रोत्साहन में दिया जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो ये हो जाएगी गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 5 से 20। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राज्यपाल करता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 2। आगे देखेंगे एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, संसद बनने के लिए 25 वर्ष और यदि राज्यसभा का सदस्य आप बन रहे हैं तो वहाँ पे 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। आगे देखेंगे माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पर किया जाना चाहिए। MGNRE मतलब मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो ये हो जाएगा 75:25 मतलब 75 केंद्र सरकार की तरफ से 25 राज्य की सरकार की तरफ से। तो दोस्तों ये भी सेट कंप्लीट हुआ। अब अगला सेट है चकबंदी लेखपाल 2015, इसको हम कल करेंगे। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।